क्या आप जानते हैं कि भूटान पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ और अनोखी जगहों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है? ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाने वाला यह देश आकर्षक विचित्रताओं से भरा हुआ है, जैसे कि इसकी इमारतों पर जननांग रूपांकनों की उपस्थिति, बहुपतित्व जहां महिलाओं के कई पति होते हैं, या बहुविवाह जहां पुरुषों की कई पत्नियां होती हैं की प्रथा, और दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में इसका गौरव। पूर्वी हिमालय में स्थित भूटान का पहाड़ी इलाका अन्य देशों के साथ पहुंच और संचार को चुनौतीपूर्ण बनाता है, लेकिन देश अपनी संस्कृति और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से अलगाव का विकल्प भी चुनता है। नतीजतन भूटान दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां आधुनिक प्रभाव न्यूनतम है। यह इसे अद्वितीय और बहुत कीमती बनाता है, क्योंकि यह मनुष्य और वैश्वीकरण द्वारा सबसे कम दूषित स्थानों में से एक है। 1974 तक ऐसा नहीं था कि भूटानी सरकार ने विदेशियों को देश में आने की अनुमति देना शुरू किया, लेकिन बहुत सीमित संख्या में। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने संबंध स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे, और आज केवल कुछ ही देशों के भूटान के साथ राजनयिक संबंध हैं। यह इसे ग्रह पर सबसे प्रामाणिक स्थानों में से एक बनाता है, क्योंकि यह अभी भी अपनी पूरी तरह से अनूठी और प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाजों, वास्तुकला और समाज को संरक्षित करता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे, भूटान वास्तव में एक अनूठा देश है जो आपको उदासीन नहीं छोड़ेगा। भूटान के मूल सिद्धांतों में से एक यह है कि सफलता को सकल घरेलू उत्पाद से नहीं, बल्कि खुशी से मापा जाता है। देश GNH या सकल राष्ट्रीय खुशी नामक एक सूचकांक का उपयोग करता है, जो इस विश्वास पर आधारित है कि सच्चा धन या भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने लोगों की भलाई और खुशी में निहित है। इस सूचकांक का मूल्यांकन 4 प्रमुख स्तंभों के माध्यम से किया जाता है: सतत सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण और सुशासन। वास्तव में भूटान में एक खुशी मंत्री भी है, जिसकी भूमिका आबादी की भलाई को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना है। इसे ध्यान में रखते हुए यह संभावना है कि यदि आप भूटान की यात्रा करते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे अमीर व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सबसे अधिक संपत्ति या सबसे अधिक पेशेवर सफलता है, बल्कि वह व्यक्ति है जो सबसे अच्छा जीवन जीना जानता है और दूसरों को खुश करता है। भूटान में लोग प्यार, दया और समानता जैसे पहलुओं को अपने खाते में मौजूद धन से कहीं अधिक महत्व देते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भूटान उन कुछ देशों में से एक है जो वास्तव में पूंजीवाद से दूर चले गए हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास उच्च भौतिक संपदा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक संपदा है, और दुनिया में एक साथ रहने का एक अनूठा तरीका है जो इसे ध्यान में रखते हुए बहुत अधिक विकसित है। भूटान को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है, एक बहुत ही जिज्ञासु देश, क्योंकि यह दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल केवल 38,000 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी लगभग 8 लाख है। भूटानी लोग खुशी से जीने के लिए इतने प्रतिबद्ध हैं कि वे प्रकृति के साथ एक मजबूत बंधन बनाए रखते हैं। वे दैनिक आधार पर आध्यात्मिकता का पालन करते हैं और अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण की देखभाल पर बहुत जोर देते हैं। अधिकांश आबादी बौद्ध होने के कारण यह स्पष्ट है कि उन्होंने वर्तमान क्षण और प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध अपनाया है, जो उन्हें दुनिया के अधिकांश हिस्सों से अलग थलग रहने के बावजूद लचीला और आनंदित रहने में मदद करता है। पर्यावरण संरक्षण और अपने लोगों की भलाई के लिए भूटान का समर्पण इसकी विशिष्ट नीतियों में भी परिलक्षित होता है। नतीजतन भूटान दुनिया का पहला और एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश बन गया है। कार्बन नेगेटिव होने का मतलब है कि कोई देश या संस्था वायुमंडल में उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से ज्यादा अवशोषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। कार्बन नेगेटिव स्थिति प्राप्त करने के लिए किसी देश को ऐसी नीतियों और प्रथाओं को लागू करना चाहिए जो उसके CO2 उत्सर्जन को काफी हद तक कम करें और पुनर्वनीकरण, वन संरक्षण या कार्बन कैप्चर तकनीकों के उपयोग जैसे कार्यों के माध्यम से उत्सर्जित होने वाली CO2 से ज्यादा अवशोषित या कैप्चर करें।
भूटान कार्बन नेगेटिव स्टेटस हासिल करने वाला पहला देश है, जिसका मतलब है कि यह न केवल अपने कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहा है, बल्कि वातावरण से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में भी मदद कर रहा है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में किसी अन्य स्थान से बेहतर योगदान है। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देते हुए इस स्थिति को हासिल करने में मदद करने वाले उपायों में से एक देश में तंबाकू की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध है। ये नीतियां भूटान के लोगों और पर्यावरण दोनों की भलाई के प्रति समर्पण को दर्शाती हैं, जो बौद्ध आध्यात्मिकता के सिद्धांतों में गहराई से निहित है, जो इसके समाज को आकार देते हैं। भूटान अपने पूरे इतिहास में दुनिया के सबसे अलग-थलग देशों में से एक रहा है। यह 1960 के दशक में तीसरे राजा चाक के शासनकाल में बाहरी दुनिया के लिए खुलने लगा, जिन्होंने अपने लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाने के लिए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि शुरुआती प्रतिबंध काफी सख्त थे, 1974 में भूटान ने सीमित संख्या में विदेशी पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति दी। उच्च मूल्य, कम प्रभाव वाले पर्यटन के रूप में जानी जाने वाली इस नीति का उद्देश्य भूटान के पर्यावरण, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना है। साथ ही यह विकास को वित्तपोषित करने और अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आय उत्पन्न करता है। इसके अलावा भूटान ने 1949 में भारत जैसे देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और 1771 में संयुक्त राष्ट्र जैसे से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल हो गया, जिसने देश को दुनिया के लिए खोलने में भी योगदान दिया। दुनिया में इस अनूठी संस्कृति और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए भूटानी सरकार ने एक नियंत्रित पर्यटन नीति लागू की है, जिसे जानना बहुत जरूरी है अगर आप इस देश की यात्रा करना चाहते हैं। इस नीति और दुनिया में एक अनोखी जगह और सबसे कम प्रदूषित जगहों में से एक को संरक्षित करने के इरादे के कारण भूटान के लिए वीजा प्राप्त करना कुछ महंगा हो सकता है, जिसकी दैनिक दरें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग $100 निर्धारित की गई हैं। भूटान की यात्रा की लागत में आवास, भोजन, स्थानीय गाइड या परिवहन शामिल नहीं है, लेकिन यह लोगों की सहायता करने और इस देश के अद्वितीय आकर्षण को संरक्षित करने में मदद करता है, जो इस देश को इतना खास बनाता है, इसके उच्च राष्ट्रीय खुशी सूचकांक के साथ। यदि आप भूटान की यात्रा करने की योजना बनाते हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी यात्रा किसी अधिकृत ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से बुक करनी होगी, क्योंकि स्वतंत्र यात्रा लगभग असंभव है। अपने सावधान दृष्टिकोण और अनूठी स्थितियों के बावजूद भूटान में वर्षों से इंटरनेट की पहुंच है, जिसने अनिवार्य रूप से आबादी, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को प्रभावित किया है। फिर भी भूटान दुनिया के बाकी हिस्सों से अपेक्षाकृत अलग-थलग है, जैसा कि केवल कुछ मुट्ठी भर देशों में इसके दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों से पता चलता है। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, बेल्जियम, बांग्लादेश, कुवैत, भारत, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। देश ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता की नीति को बरकरार रखा है, संघर्षों और राजनीतिक गठबंधनों से दूर रहा है। भूटान आने वाले किसी भी पर्यटक का ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले पहलुओं में से एक है भूटानी घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले आभूषण, क्योंकि सुरम्य भूटानी गांवों से गुजरते समय एक अजीबोगरीब वास्तुशिल्प तत्व को नजरअंदाज करना मुश्किल है, जन्नांग अंग, जो कई घरों के अग्रभाग को सुशोभित करते हैं। इस आकृति को फालस के नाम से जाना जाता है और इसे प्रजनन क्षमता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इन प्रतीकों की खुली और प्रमुख उपस्थिति कामुकता और अन्य तत्वों के प्रति भूटानी समाज के उन्मुक्त और खुले रवैये को उजागर करती है। भूटान के लंबे समय तक अलग-थलग रहने और बाहरी समाजों के साथ संघर्ष की कमी ने संभवतः भूटानी पुरुषों और महिलाओं को अपनी संस्कृति पर गहरा भरोसा दिलाया है, जिससे उन्हें बिना किसी वर्जना के अद्वितीय प्रतीकों को अपनाने की अनुमति मिलती है। भूटान में लिंग केवल एक सजावटी आकृति नहीं है, यह सांस्कृतिक उत्सवों और अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए चिमिलाहंग गांव में प्रजनन मंदिर कामुकता और आध्यात्मिकता के बीच संबंध का जश्न मनाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर में जाने और लिंग से आशीर्वाद प्राप्त करने से गर्भधारण में सहायता मिलती है।
और बांझपन से सुरक्षा मिलती है। ये वास्तुकला संबंधी विशेषताएं और उनके अर्थ भूटान के सांस्कृतिक दृष्टिकोण की एक आकर्षक झलक पेश करते हैं, जहां आध्यात्मिकता और कामुकता एक विशिष्ट और खुले तरीके से सह अस्तित्व में हैं। भूटान दुनिया में एक अनोखी जगह है, लेकिन वीडियो देखते रहिए क्योंकि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस देश में इससे भी ज्यादा अनोखी चीजें हैं। इसकी सबसे अनोखी चीजों में से एक है मारिया पौधे का सालों से इस्तेमाल किया जाना। एक वास्तविकता जिसे आप अब जानने जा रहे हैं, जिसका बहुत कुछ अलगाव और वर्षों तक सभी प्रकार की सूचनाओं और समाचारों से दूर रहने से लेना देना है। दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में भूटान में मास मीडिया का आगमन काफी देर से हुआ, जैसा कि 1999 में हुआ था, जब सरकार ने टेलीविजन और इंटरनेट तक पहुंच की अनुमति दी थी, जो देश को आधुनिक बनाने और इसकी आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास के तहत किया गया था। भूटान रेडियो शुरू करने वाला आखिरी देश था जिसने 1988 में ही ऐसा किया था। खुलेपन की ओर इस कदम के बावजूद सरकार ने कुछ प्रकार की सामग्री पर नियंत्रण बनाए रखा है, जिसमें विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक या मनोरंजन केंद्रित सामग्री पर शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। यह दृष्टिकोण कई अन्य देशों के विपरीत है, जहां अनियंत्रित तकनीकी परिवर्तनों ने कई सामाजिक मुद्दों को जन्म दिया है, जैसे कि कई कथित विकसित देशों में सोशल मीडिया का प्रभाव। दुनिया और समाचारों से भूटान के अलग थलग होने के कारण भूटानी इस बात से अनजान थे कि रेडियो और टेलीविजन आने तक मारिजुआना का सेवन किया जा सकता है। जब तक उन्हें इसके बारे में पता चला, तब तक भूटानी पहले से ही इस पौधे का उपयोग कर रहे थे, लेकिन एक अनोखे और अजीब तरीके से। वे इसे केवल पशुओं के लिए इकट्ठा करके तैयार करते थे। मारिजुआना का उपयोग मुख्य रूप से सूअरों के भोजन के रूप में किया जाता था, हालांकि उनके आहार में इसे शामिल करने का सटीक तरीका अभी भी अस्पष्ट है। सबसे अधिक संभावना है कि इसका उपयोग चारे के रूप में या उनके भोजन में मिलाए जाने वाले घटक के रूप में किया जाता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सोच सकते हैं कि निश्चित रूप से भूटान में सूअर भी ग्रह पर सबसे खुश सूअर थे, जिनमें सकल राष्ट्रीय खुशी का उच्च स्तर था, निश्चित रूप से इस अनोखे तरीके के कारण जिससे उन्हें खिलाया जाता था। वर्तमान में मनोरंजन के उद्देश्य से या पशुओं को खिलाने के लिए मारिजुआना के पौधे का उपयोग भूटान में पूरी तरह से अवैध है। मारिजुआना का कब्जा, सेवन और वितरण कानून द्वारा निषिद्ध है और इसके लिए 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इन कारकों के कारण भूटानी लोगों ने इस पौधे के प्रभाव को पहचाना, जिसके कारण देश में मवेशियों के चारे और अन्य उपयोगों में इसका उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। भूटान का एक और आकर्षक पहलू इसकी सड़क प्रणाली है। 1961 तक वहां पक्की सड़कें नहीं थीं और यात्रा का एकमात्र साधन पैदल या घोड़े पर सवार होकर यात्रा करना था। आज परिवहन में मुख्य रूप से निजी वाहन, टैक्सियां और बसें शामिल हैं, जिनमें से बसें प्रमुख शहरों को जोड़ती हैं। भूटान में 4 हवाई अड्डे हैं, लेकिन देश के पहाड़ी इलाकों और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में उड़ानें सीमित हैं। उल्लेखनीय रूप से भूटान में कोई रेलवे प्रणाली नहीं है और इसके सबसे अलग थलग क्षेत्रों में यात्रा के विकल्प पैदल चलने, घुड़सवारी करने या सबसे विशिष्ट रूप से जैक पर सवारी करने तक सीमित हैं। जैक एक ऐसी गोजातीय प्रजाति है जो उच्च ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों के लिए अनुकूलित है। वे मजबूत होते हैं और मोटे फर से ढके होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। हालांकि उन्हें पैक जानवरों के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस सुदूर स्थान पर उन्हें भूटान के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में लोगों को ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। भूटान में आधुनिक डाक सेवा की स्थापना 1962 में हुई थी। इससे पहले यह एक अजीब बात थी, लेकिन डाक वितरण का तरीका एक प्रारंभिक संदेश प्रणाली के माध्यम से था, जिसमें संदेशवाहक पैदल यात्रा करते थे और देश के जिलों और गांवों के बीच महत्वपूर्ण संदेश और पैकेज पहुंचाते थे। इस सुदूर क्षेत्र में आपको टाकिन नामक एक दुर्लभ और अनोखा जानवर देखने को मिलेगा, जो गाय और मेढ़े के बीच का संकर प्रतीत होता है। केवल भूटान में पाया जाने वाला टाकिन देश के राष्ट्रीय पशु के रूप में विशेष महत्व रखता है। भूटान के जीवंत त्योहार
और चेचू जैसे पारंपरिक नृत्य इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक आकर्षक झलक प्रदान करते हैं। यह देश सबसे उल्लेखनीय मानव निर्मित स्थलों में से एक का भी घर है, टाइगर्स नेस्ट या तकत संगमठ। पारो घाटी में 3500 मीटर की ऊंचाई पर एक चट्टान पर नाटकीय रूप से स्थित यह भूटान के सबसे पवित्र और पूजनीय स्थलों में से एक है। यह प्रतिष्ठित मठ समर्पित भूटानी तीर्थयात्रियों और दुनिया भर के यात्रियों दोनों को आकर्षित करता है। इसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई थी, जब ऐसा माना जाता है कि गुरु पद्म संभव, जिन्हें गुरु रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है, ने भूटान और तिब्बत में बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। किंवदंती के अनुसार गुरु रिनपोछे तिब्बत से एक बाघिन पर सवार होकर आए थे, जो वास्तव में एक रूपांतरित रानी पत्नी थी। गुरु ने चट्टान में एक गुफा में 3 साल, 3 महीने, 3 सप्ताह, 3 दिन और 3 घंटे तक ध्यान किया, स्थानीय राक्षसों को वश में किया और उन्हें धर्म के रक्षकों में बदल दिया, जो बौद्ध शिक्षाएं हैं। वर्तमान परिसर 17वीं शताब्दी में उस गुफा के आसपास बनाया गया था जहां गुरु रिनपोछे ने ध्यान किया था। यह कई मंदिरों और तीर्थ स्थलों से बना है, जो चट्टान में खुदी हुई संकरी गलियों और सीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। भूटान की राजधानी दुनिया में किसी भी अन्य से अलग है। थिम्पू के नाम से जाना जाने वाला यह शहर समुद्र तल से 2334 मीटर की ऊंचाई पर थिम्पू छू नदी की घाटी में स्थित है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक बनाता है। जो चीज वास्तव में थिम्पू और भूटान को अलग करती है, वही सिर्फ इसका अनोखा राष्ट्रीय पशु नहीं है, इसकी सबसे खुशहाल देशों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा या इसका असाधारण रूप से स्वच्छ वातावरण है। उल्लेखनीय रूप से थिम्पू दुनिया का एकमात्र ऐसा राजधानी शहर है जहां ट्रैफिक लाइट नहीं है। स्वचालित सिग्नल पर निर्भर रहने के बजाय यातायात प्रवाह को चौराहों पर वाहनों को निर्देशित करने वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो भूटान को परिभाषित करने वाली शांतिपूर्ण और धीमी गति वाली जीवन शैली को मजबूत करता है। थिम्पू में ट्रैफिक अधिकारी प्रमुख चौराहों पर बूथों से वाहनों के प्रवाह को निर्देशित करते हैं। देश की राजधानी होने के बावजूद थिम्पू में एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण है। इसकी इमारतें पारंपरिक भूटानी स्थापत्य शैली का अनुसरण करती हैं, जिनमें से एक ताशी चौटजोंग है, जो राजा के लिए कार्यालयों वाला एक किला मठ है और भूटान के आध्यात्मिक नेता चेकेनपो का ग्रीष्मकालीन निवास है। राजधानी में बुद्ध डियोनरडेनमा भी है, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 21.5 मीटर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक है। यदि आप भूटान आते हैं तो घूमने के लिए अन्य भूटानी शहर पारो हैं, जो अपने किलों और मठों जैसे पारोतजोंग और टाइगर्स नेस्ट के लिए जाना जाता है। पुनाखा भारत के साथ भूटान की सीमा पार करने वाली जगहों में से एक है, जबकि 1955 तक पूर्व राजधानी रही ट्रोंगसा में शानदार पैलेस ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस है। ट्रोंगसा को भूटान का दिल माना जाता है, जो देश के इतिहास और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह भूटान के शाही परिवार वांगचुक राजवंश का जन्म स्थान है और ट्रोंगसा, छेचू और हम्बई लखांग ड्रब जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों की मेजबानी करता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भूटान में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है, जिसमें लगभग 85% आबादी महायान या वज्रयान शाखा का पालन करती है। बौद्ध धर्म का यह गूढ़ रूप तिब्बती और हिमालयी परंपराओं में गहराई से निहित है, जो देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने को आकार देता है। भूटानी लोग ध्यान, पवित्र स्थलों की तीर्थयात्रा, मंत्रों के पाठ और प्रार्थना, झंडों के प्रदर्शन के माध्यम से अपने धार्मिक विश्वासों को दैनिक जीवन में सहजता से एकीकृत करते हैं, जो शांति और भक्ति के प्रतीक के रूप में पूरे देश में फहराते हैं। इन रंग बिरंगे झंडों पर प्रार्थनाएं और मंत्र अंकित हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे हवा के साथ बहकर पर्यावरण और उसमें रहने वाले लोगों को आशीर्वाद देते हैं। देश में सबसे सम्मानित और प्रसिद्ध आध्यात्मिक और धार्मिक नेता एलजी केम्पो हैं और वे एक बहुत ही सम्मानित और पूजनीय व्यक्ति हैं। उन्हें सभी बुद्धों और बोधिसत्वों की बुद्धि और करुणा का अवतार माना जाता है, जिनकी भूमिका न केवल आध्यात्मिक है
बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव डालती है, क्योंकि वे राजा और सरकार को धार्मिक और नैतिक मामलों पर सलाह देते हैं। उन्हें राजा द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिन्हें भूटान के सबसे विद्वान और गुणी भिक्षुओं में से चुना जाता है। एक बार नियुक्त होने के बाद जे खेम्पो जीवन भर सेवा करते हैं और उनकी मुख्य जिम्मेदारी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और अभ्यास को संरक्षित करना और बढ़ावा देना है। जैसा कि आप समझ गए होंगे, भूटानी जीवन अपनी अनूठी संस्कृति और बाकी दुनिया से अलगाव से गहराई से प्रभावित है। जीवन का यह विशिष्ट तरीका भूटानी भिक्षुओं तक भी फैला हुआ है, जो सदियों से आधुनिक प्रभावों से काफी हद तक अछूते रहे हैं और पश्चिम के तेज तर्रार भौतिक संचालित समाजों के विपरीत रहते हैं। भिक्षु अपना जीवन आध्यात्मिक अभ्यास और अध्ययन के लिए समर्पित करते हैं। अक्सर 6 या 7 साल की उम्र से ही मठवासी जीवन में शामिल हो जाते हैं। कई मामलों में माता पिता यह निर्णय लेते हैं, यह मानते हुए कि यह महान पुण्य और आध्यात्मिक आशीर्वाद का मार्ग है। भूटान में 8 प्रमुख मठ हैं, साथ ही लगभग 200 छोटे मठ और भिक्षुणी विहार हैं, जहां लगभग 12,000 भिक्षु और 5,000 भिक्षुणियां धार्मिक अध्ययन और ध्यान में खुद को समर्पित करती हैं। ये भूटानी भिक्षु एक सरल फिर भी अनुशासित जीवन जीते हैं। वे सुबह 4:30 बजे जल्दी उठते हैं और ध्यान और प्रार्थना की अपनी रस्में शुरू करते हैं। वे दर्शन, साहित्य, इतिहास, मंत्रोच्चार और अनुष्ठानों का अध्ययन करते हैं। भिक्षु शारीरिक श्रम करते हैं और वर्तमान क्षण पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपने समुदायों में योगदान देते हैं। उनकी शिक्षा और आध्यात्मिक प्रशिक्षण कई वर्षों तक चल सकता है, जिसके दौरान वे ज्ञान और अनुशासन के विभिन्न स्तरों से आगे बढ़ते हैं। ध्यान और प्रार्थना उनके दैनिक जीवन के मूल में है, जो उन्हें आत्मनियंत्रण, करुणा और ज्ञान विकसित करने में मदद करते हैं। वे विनय के रूप में जानी जाने वाली एक सख्त आचार संहिता का पालन करते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य, अहिंसा और एक सरल और संयमित जीवन शैली के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है। दूसरों के प्रति विनम्रता और सम्मान मौलिक सिद्धांत हैं, जिन्हें उन्हें बनाए रखना चाहिए। अपने सिर मुंडवाना सांसारिक आसक्तियों और सामाजिक परंपराओं के त्याग का प्रतीक है। भूटान का एक और विशिष्ट पहलू जानवरों के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और देखभाल भूटानी संस्कृति और बौद्ध शिक्षाओं में निहित है, जो देश को दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक बनाता है जहां जानवरों के प्रति सम्मान रोजमर्रा की जिंदगी का एक मूलभूत हिस्सा है। मानव उपभोग के लिए जानवरों की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित है, बूचड़खानों में भी। और अगर आप मांस खाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका भारत जैसे पड़ोसी देशों से इसे आयात करना है। बौद्धों के रूप में आप उम्मीद करेंगे कि अधिकांश भूटानी शाकाहारी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मांस खाना बहुत ही जड़ जमाए हुए है, जो ठंडे मौसम में अधिक प्रोटीन और वसा खाने की आवश्यकता और कृषि कार्य करने की आवश्यकता से संबंधित हो सकता है। भूटान के शहरों और कस्बों में आवारा कुत्ते आम बात हैं, जिनकी स्थानीय आबादी द्वारा अच्छी तरह से देखभाल की जाती है, जो अक्सर उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। भूटान के अधिकांश लोग पारंपरिक कृषि जीवन शैली का पालन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। याक और गाय जैसे जानवर दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके मालिकों द्वारा उनके साथ बहुत सम्मान और देखभाल की जाती है। भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है, हालांकि देश भाषाई रूप से विविध है। इसके पूरे क्षेत्र में लगभग 20 भाषाएं और कई बोलियां बोली जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि भाषाई अंतर के बावजूद भूटान में हेलो शब्द का अक्सर विनम्र और औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, जो अक्सर शब्दों या वाक्यांशों के अंत में दिखाई देता है। एक भाषाई जिज्ञासा जो असामान्य लग सकती है, खासकर स्पेनिश बोलने वालों के लिए। भूटान की दुनिया में सबसे सख्त संरक्षण नीतियों में से एक है। इसकी जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कई राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से सबसे बड़ा यिग्मे दोर्गी सेंटेनियल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर है। भूटान के संविधान के अनुसार उसके कम से कम 60% भूभाग पर हर समय जंगल होना चाहिए, जिससे जानवरों के आवास को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा करने में मदद मिलती है, और यह एकमात्र कार्बन नकारात्मक देश बना रहता है
जैसा कि आपने इस वीडियो के शुरुआती भाग में सीखा, भूटानी क्षेत्र में रहने वाले कुछ जानवरों में मलय विशाल गिलहरी, बंगाल टाइगर, लाल पांडा और हिम तेंदुआ शामिल हैं। दुर्भाग्य से लुप्तप्राय यह उल्लेखनीय प्रजाति पृथ्वी के कुछ सबसे ऊंचे और सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करती है, जो कठोर ठंडी परिस्थितियों में 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पनपती है। अपनी मायावी प्रकृति, शर्मीले व्यवहार और असाधारण छलावरण कौशल के साथ हिम तेंदुआ जंगल में सबसे चुनौतीपूर्ण बड़ी बिल्लियों में से एक है। जैसे जैसे यह वीडियो समाप्त होता है, आप भूटान के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक को जानने वाले हैं। एक ऐसा देश जो जितना रहस्यमय है उतना ही अनोखा भी है। एक प्राचीन और पारंपरिक रूप से अलग थलग समाज होने के बावजूद भूटान बहुविवाह की अनुमति देता है। यह प्रथा, जिसमें एक व्यक्ति एक साथ कई भागीदारों से विवाह करता है, ऐतिहासिक रूप से व्यापक थी और आज भी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, जो देश की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान में एक और परत जोड़ती है। हालांकि कम और कम मामले हैं, लेकिन अतीत में इसका अधिक अभ्यास किया जाता था, खासकर कुलीन और धनी परिवारों में। लेकिन समय के साथ रीति रिवाज और दृष्टिकोण बदल गए हैं। आज यह एक दुर्लभ और इतनी स्वीकार्य प्रथा नहीं है। बहुविवाह का एक उदाहरण, जो कि बहुविवाह का वह रूप है जिसमें एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं। भूटान के चौथे राजा वर्तमान राजा के पिता हैं, जिनकी 4 पत्नियां हैं। अपोलियंड्री, जिसमें एक महिला कई पुरुषों से विवाहित होती है, भूटान के उत्तर पश्चिम में रहने वाली ब्रोकपा और एनलाया जातीय समूहों द्वारा प्रचलित है। भूटान में एक महिला द्वारा कई भाइयों से विवाह करने से यह सुनिश्चित होता है कि भूमि और पशुधन एक ही परिवार की वंशावली में रहें। इसके अतिरिक्त इन सुदूर क्षेत्रों में बाहरी लोगों से विवाह करना अक्सर नापसंद किया जाता है। आमतौर पर सबसे बड़ा भाई घर के मुखिया की भूमिका निभाता है, जबकि अन्य भाइयों को पत्नी के बराबर का भागीदार माना जाता है। हालांकि यह प्रथा धीरे धीरे लुप्त हो रही है, क्योंकि युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करती है और अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में जाती है। अपने अनूठे वैवाहिक रीति रिवाजों के अलावा भूटानी समाज का एक और विशिष्ट पहलू विवाह के प्रति दृष्टिकोण है। जबकि प्रेम विवाह तेजी से आम होते जा रहे हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में, अरेंज मैरिज अभी भी प्रचलित है, खासकर ग्रामीण समुदायों में। माता पिता अक्सर अपने बच्चों के लिए उपयुक्त जीवन साथी चुनने में पहल करते हैं और जोड़े की अनुकूलता का आकलन करने के लिए ज्योतिषियों से भी सलाह ले सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भूटान में पुरुष घरेलू कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कई अन्य समाजों में पाई जाने वाली पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देते हैं। वे अक्सर खाना बनाते हैं और पारंपरिक रूप से कपड़े बनाते या मरम्मत करते हैं, लेकिन कपड़े को पीछे नहीं छोड़ते। बड़े शहरों में पारिवारिक संरचना का कुछ हद तक पश्चिमी पैटर्न उभर रहा है, जिसमें पति कमाने वाला होता है और पत्नी घर की जिम्मेदारी संभालती है। इसके बावजूद भूटानी महिलाओं की समाज में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और दुनिया के ज्यादातर देशों से अलग उन्हें पारंपरिक रूप से पुरुषों की तुलना में ज्यादा अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है। भूटानी समाज में मातृवंशीय विरासत है, जिसका अर्थ है कि संपत्ति और पारिवारिक संपत्ति महिलाओं के माध्यम से आगे बढ़ती है, जिससे महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। भूटान में महिलाएं कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सरकार सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वे मुख्य रूप से खेती और घरेलू जिम्मेदारियां संभालती हैं, जबकि शहरी केंद्रों में पेशेवर और तकनीकी क्षेत्रों में करियर बनाने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हमें उम्मीद है कि भूटान की यात्रा आपके लिए भी उतनी ही रोमांचक रही होगी जितनी कि हमारे लिए। अगर आप कभी जाएं तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखें। भूटान पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी रहा है, जिसने 1999 की शुरुआत में ही प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा देश के उच्च ऊंचाई वाले इलाके के कारण यात्रियों को ऊंचाई की बीमारी का अनुभव हो सकता है। एक सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पहले डॉक्टर से परामर्श करना, आवश्यक दवाएं साथ रखना और विश्वसनीय यात्रा बीमा में निवेश करना उचित है। तिब्बत से यहां यात्रा करना संभव नहीं है,
भूटान की मुद्रा के बारे में आप स्थानीय मुद्रा, जिसे एंगुलट्रम कहा जाता है, का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप स्मृति चिन्ह खरीदने या सुझाव देने के लिए अमेरिकी डॉलर भी ला सकते हैं। शाही परिवार की आलोचना न करें और संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों पर बात करने से बचें। हमें उम्मीद है कि भूटान को विस्तार से जानने से आपको भी उतना ही प्रसन्नता और आश्चर्य हुआ होगा जितना हमें हुआ है। यदि हाँ, तो हमें एक अच्छी टिप्पणी छोड़ने और हमारे चैनल की सदस्यता लेने में संकोच न करें, ताकि आप इस तरह के दिलचस्प और अनोखे किसी भी वीडियो को याद न करें।